इसलिए इसके बीच का डिफरेंस भी मैं डाल रही हूँ इसको सीरीज़ के अंदर। पहला है स्टॉक और फ्लो का बीच में क्या डिफरेंस है। मीनिंग, स्टॉक का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी 2:13 पे कितनी वैल्यू हो रही है टाटा के शेयर की, तो वो हो गई स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा है फ्लो क्वांटिटी, इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं। जैसे हम किसी बैंक की स्टेटमेंट निकालते हैं जनवरी से मार्च तक की या पर्टिकुलरली जनवरी की, तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया ये, है ना, टाइम डायमेंशनल है ये। तो स्टॉक, हमारे जो स्टॉक है वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, इसको टाइम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही निकाला जाएगा। वाइल फ्लो जो हमारा कंसेप्ट है वो टाइम डायमेंशनल है, मतलब ये पर आवर, पर मंथ, पर ईयर के लिए फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। जैसे हमारे अकाउंट का, बैंक अकाउंट का बैलेंस 1 जनवरी 2024 को क्या बैलेंस है, ये आ गया हमारा स्टॉक एग्जाम्पल। वाइल हमारा इनकम पर मंथ हम देख रहे हैं, जैसे जनवरी की इनकम, वो हमारा फ्लो का कंसेप्ट आ गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। क्योंकि ये 3 नंबर के पर्पज़ से है तो इसके 3 पॉइंट्स में डाल दिए। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मैदा है और ब्रेड है, तो ब्रेड बनाने के लिए मैदा यूज़ किया जाता है, तो ब्रेड पर्पज़ के लिए मैदा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। और ब्रेड क्या है, हमारा फाइनल गुड है। तो गुड्स, ऐसे गुड्स जो रीसेल करती है फर्म प्रॉफिट के लिए अकाउंटिंग ईयर के टाइम पे, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। वाइल फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स है जो प्रोड्यूसर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। ये जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में एक साल के अंदर प्रोड्यूस कर जाते हैं, उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको बोलते हैं हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पे कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और उसकी क्या क्या वैल्यू है। तो ये हमारे लिए वेलफेयर का एक इंडिकेटर है या नहीं है, इसको एक्सप्लेन कर। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ठीक है। जीडीपी के अंदर हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। जीडीपी मेजर्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। However, it does not take into account those transactions that do not come under monetary terms. ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, पैसों के अंदर हम वैल्यू नहीं इंक्लूड कर सकते। जैसे आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, तो आप उसके लिए कोई चार्ज, कोई पेमेंट नहीं कर सकते ना, उसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते। लव, अफेक्शन, गिफ्ट्स, इन सब की पेमेंट्स हम नहीं लगा सकते, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स, और रूरल एरियाज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है हमारी कंट्री में जो कि मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं होते जिसके बदले में, तो ये ट्रांजैक्शंस हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस जो इग्नोर हो गई है जीडीपी के अंदर, तो जीडीपी, हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जीडीपी वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर है। इंडिकेटर हो सकता है बट ट्रू इंडिकेटर नहीं होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। जीडीपी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द लेवल ऑफ प्राइसेस इन अ कंट्री। क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कंट्री में क्या होता है, प्राइजेस राइज करते हैं, हर एक कंट्री में प्राइजेस राइज करते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही प्राइजेस राइज करेंगे हमारी जीडीपी वैल्यू बढ़ जाएगी, बट एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, मतलब हमारे रहने सहने के लिए जो पैसे लग रहे हैं ये भी तो बढ़ रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से, वेलफेयर की वजह से बढ़ रही है जीडीपी, या सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से भी जीडीपी बढ़ती है। तो राइज इन जीडीपी जरूरी नहीं है कि वो वेलफेयर की वजह से ही हो। थर्ड पॉइंट इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज 2 तरह की होती है, यहाँ पे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात कर रहे हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है जैसे हमारे यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल कि एक गांव है आपका, उसमें एक फैक्ट्री सेटअप हो रही है, ठीक है। तो वो जो फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप होएगी उसकी वजह से क्या होगा, आपके जहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया था, किसी की एग्रीकल्चरल लैंड थी या कोई फॉरेस्ट्री एरिया था या कोई पोंड था, पहले वो डिस्ट्रॉय होएगा, उसके बाद वहाँ पे एयर पोल्यूशन होएगा और मतलब बहुत सारी दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से मान लो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की वजह से आपकी जीडीपी तो बढ़ी, आप वहाँ पे प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी, बट उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आए जो इग्नोर कर देता है जीडीपी। तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ने की वजह से
क्या हो, हमारा वेलफेयर हो, ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ पॉल्यूशन। नेशनल इनकम के साथ साथ हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन, एक्सीडेंट, डिजास्टर, शॉर्टेज, ये सब भी बढ़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म भी हो रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर है हमारा वेलफेयर का। फिर इनकम पैटर्न क्या होता है कि इनकम पैटर्न ये इस रिगार्ड में बात करें कि रिच आर गेटिंग रिचर वाइल पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, ठीक है। कैसे, अब अंबानी ही इतना पैसा कमा रहा है जितना हमारी देश की पूरी गरीब जनता मिलकर नहीं कमा रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है, वो हमारे जीडीपी का बहुत मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूएट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा पार्ट तो रिच पीपल ही है, जिनकी इनकम इंक्लूड हो जाती है जीडीपी में, और पुअर लोगों की बहुत कम। तो इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश हो रही है। लास्ट है वेलफेयर। जरूरी नहीं है कि जीडीपी के अंदर प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विस की, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं इकोनॉमी में जो हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए, हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि लग्जूरियस गुड्स, या फिर कुछ ऐसे टेररिस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और डिफेंस प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, गन्स और ड्रग्स वगैरह। ये सारे, इनकी वजह से जीडीपी तो बढ़ेगी, बट ये इंडिकेट नहीं करेंगे, ये हमारी वेलफेयर नहीं बढ़ाएंगे हमारी पॉपुलेशन का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रॉक इट अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं, जिसका जो क्वेश्चन है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इन दोनों का डिफरेंस। फैक्टर इनकम जिसका मतलब होता है जो भी इनकम हमें रिसीव हुई है थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम एक ऐसी इनकम है जो किसी भी सर्विस को दिए बिना हमें रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम हमारी नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं, बट जो हमारी ट्रांसफर इनकम है वो सिर्फ किसी भी ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर इनकम अर्निंग कंसेप्ट पे बेस्ड है, मतलब यहाँ से किसी को अर्न हो रहा है, पर जो ट्रांसफर इनकम है उसमें सिर्फ रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल साइडेड पेमेंट है, सिंगल साइडेड रिसीव हो रही है, इसीलिए कैसी है, रिसिप्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। जब ये जो मैंने भी बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है फैक्टर इनकम में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का रिजल्ट होता है रेंट, वेजेस का, लेबर का रिजल्ट होता है वेजेस, कैपिटल के बदले में जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसके बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज जो रिस्क बियर करता है उसके बदले में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो ट्रांसफ़र इनकम है वो जनरली किसको मिलती है, एक सेकेंड, वो किसको मिलती है, हाउस होल्ड्स को और गवर्नमेंट को रिसीव होती है। हाउस होल्ड्स को इस फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, और गवर्नमेंट को भी ऐसे फंड्स मिलते रहते हैं। तो ये सारी सिंगल साइडेड पेमेंट, इसके बदले में गवर्नमेंट कोई सर्विस नहीं देती है, या हाउस होल्ड्स को गिफ्ट के बदले में थोड़ी हम किसी को कोई सर्विस देते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा।